Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back in lecture 4. Student, basically in lecture number 3 we just define all the concept behind the DDM method. इस लेक्चर में बेसिकली चूंकि हमने उस लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया था इंट्रोडक्शन को, तो कुछ पार्ट रह गया था, तो जाहिर है इसमें हम उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए इसमें मूवमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जाहिर है देखिए अगर आपने बेसिकली वन वे स्लेब सिस्टम या टू वे स्लेब सिस्टम, जाहिर अगर आपने आपको उसकी कंसेप्ट हो, सो लेट्स से इफ वी हैव अ वन वे स्लेब सिस्टम, एक सिंपली सपोर्टेड स्लेब है वन वे, तो हम क्या करते हैं उस मेथड में बेसिकली हम इस तरह ये अप्रोच अपनाते हैं कि what we have to do, we have just only considered the short span, okay, let's say the short span or the long span, okay, we analyze for a one strip width. remember हम एक वन स्ट्रिप विड्थ लेते हैं, उसके ऊपर लोड एज्यूम करते हैं यू सी हियर, और उसको एज अ बीम हम कंसिडर करते हैं और उसका मूवमेंट हम लेते हैं W²/8। यही कंसेप्ट इस DDM में अप्लाई होती है, ठीक है। क्या करते हैं हम एक दो कॉलम्स के दरमियान एक पूरा का पूरा स्ट्रिप लेते हैं, और यू ऑल नो अबाउट L1 एंड L2, तो हम एक पूरा स्लेब लेते हैं, ठीक है। और ये इंटीरियर फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या है कि वही W²/8 का फार्मूला है, लेकिन उसमें चूंकि L2 हम 1 लेते हैं, इसलिए हम उस L2 को हम काउंट ही नहीं करते। इसीलिए चूंकि यहाँ पे L2 की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, सो दैट वाई वी हैव टू काउंटर फॉर L2, ओके, एंड L1² एंड we have to multiply them by 12, you got your m0. ये जो m0 मूवमेंट है, then we have to play with this. हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो मेथड है हमारा DDM, इसको हमने लॉन्गिट्यूडनली भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और हमने इसको ट्रांसवर्सली भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन याद रखिए एक फ्रेम में एक साथ लॉन्गिट्यूडनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हम लैटरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हम एक्सटीरियर फ्रेम, इसका लॉन्गिट्यूडनली का मतलब ये कि हम कॉलम स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप में इसकी लॉन्गिट्यूडनल क्या वैल्यू आती है, फिर जो लॉन्गिट्यूडनल आ जाती है उस लॉन्गिट्यूडनल जो वैल्यूज आती हैं उनको हम लेटरल डायरेक्शन में, मींस कि कॉलम स्ट्रिप में उसकी कितनी अमाउंट रहती है और मिडल स्ट्रिप में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो इसकी एक मूवमेंट की डायग्राम अगर लेट्स से मैं आपको एज्यूम करूं, एक मूवमेंट की डायग्राम अगर इस तरह बनती है, ठीक है, तो फिर इस मूवमेंट डायग्राम को हम ट्रांसवर्सली भी फिर हम ड्रा करते हैं इस तरह, ठीक है ना। फिर हम इसको इस तरह ट्रांसवर्सली भी हम इसको हम ड्रा करेंगे, इसी ही लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम को हम ट्रांसवर्सली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट हाउ DDM डिफर्स फ्रॉम द अदर मेथड्स, ओके। इसी तरह हम एक्सटीरियर फ्रेम में भी फिर ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ पे L2 अब यहाँ पर है और एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मिडल स्ट्रिप तो एक ही है, कॉलम स्ट्रिप भी एक ही है, कॉलम स्ट्रिप दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा। जब आप m0 की वैल्यू हासिल करते हैं, when you got m0 value, you have to distribute them in longitudinal direction. How you can distribute them? Let's see. देखिए इस कॉलम के फेस पे जाहिर है जिस तरह हम वन वे स्लेब में हम करते थे, आप you all know about one way slab system के how we do it. Let's say यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेट्स से, तो ये हमारा एंड पैनल्स है और ये हमारा मिडल स्ट्रिप। तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट 0 भी लेते थे, 114, 112 जो भी हम लेते थे, यहाँ पे कोएफिशिएंट 111, 110 जो भी, यहाँ पे 111 या लेट्स से 110 जो भी वैल्यूज आती है, तो वो कोएफिशिएंट्स हम लेते थे और मूवमेंट्स को हम लॉन्गिट्यूडनली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे इस तरह। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन उसमें बात यह है कि उसमें हम मूवमेंट्स को लैटरल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। यहाँ पे हम जो लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू जो वैल्यूज आती हैं उनको हम लेटरली भी इस स्ट्रिप में से, क्योंकि यहाँ पे तो जाहिर है वहां पे हम 1 फुट स्ट्रिप के लिए करते थे, ठीक है ना, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे L2 है और उसकी खासी मिकदार है। सो यही डायग्राम यहाँ पे जाहिर है इस तरह पॉजिटिव पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पर नेगेटिव, क्लियर, फिर पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल है। देखिए आपके पास m0 की वैल्यू आई है, ठीक है, m0 की वैल्यू लेट से एज्यूम करता हूं उसकी वैल्यू x है, क्लियर। इस कंसेप्ट को समझिए, m0 की जो वैल्यू आई है वो x है। अब इस x की यहां पे कितनी वैल्यू होगी, यहां पे कितनी वैल्यू होगी,
यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पे कितनी होगी और यहाँ पे कितनी होगी, और बाकी सेम प्रोसीजर है क्योंकि ये भी एंड पैनल है और ये भी एंड पैनल है। तो ACI कोड ये कहता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस M0 का 26% यहाँ ट्रांसफर होगी, 26% मूवमेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब नहीं बल्कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब एब्जॉर्ब के बाद में आपको कह दोगे कितना यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे जो होगी मूवमेंट यहाँ पर, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगी उसको वो 52% होगी। यस, आई थिंक सो दैट इज 52%। लेट मी चेक इट, हमारे पास ये है। तो यहाँ पे आपकी मूवमेंट जो होगी वो राउंड अबाउट, क्योंकि ये एक्सटीरियर पैनल है, एक्सटीरियर पैनल में आपका यहाँ पे 52%, यस, तो यहाँ पे आपकी 52% होगी लॉन्गिट्यूडनल केस में, 52% यहाँ पे M0 का यानी कि x का 52% पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो अमाउंट होगी यहाँ पे जो नेगेटिव है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो M इंटीरियर नेगेटिव है, M इंटीरियर नेगेटिव जो है वो 0.70% होगी। यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 70%, 70% जो है 0.7 लेते हैं या ये x होगी। इस कॉलम के इस फेस पे जो मूवमेंट होती है उसको हम डिनोट करते हैं M इंटीरियर नेगेटिव, इसको हम M इंटीरियर पॉजिटिव, I think so it is M exterior positive, sorry for that, this is M exterior positive। अगर मैंने उस लेक्चर 3 में अगर इसको M इंटीरियर नेगेटिव, M इंटीरियर पॉजिटिव कहा है तो आई एम सॉरी, दिस इज M एक्सटीरियर पॉजिटिव। रिमेंबर ये आपका M इंटीरियर पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये मूवमेंट जो है ये आपका M इंटीरियर पॉजिटिव है। आई थिंक सो लेक्चर 3 में मैंने थोड़ी सी वो गलती की है, इसको मैंने M इंटीरियर पॉजिटिव कहा है, ये M इंटीरियर पॉजिटिव नहीं, M एक्सटीरियर पॉजिटिव है। ये आपका M एक्सटीरियर, ये M एक्सटीरियर नेगेटिव है, ये बात आप याद रखें, ठीक है। हाँ, इस कॉलम के फेस पे 70%, लेकिन इस कॉलम के उस साइड वाली फेस पे जो कि मिडिल स्ट्रिप की है, यहाँ पे आपकी 65% मूवमेंट ट्रांसफर होगी, 65% ऑफ दैट M0 मूवमेंट। रिमेंबर यानी कि M0 की जो वैल्यू है, लेट्स से वो x है, तो उस x के 65% यहाँ पे होगी, और यहाँ पे जो मूवमेंट आएगी जो कि M इंटीरियर नेगेटिव है वो 35% होगी, ये आप याद रखें x, ठीक है। इसी तरह ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे 60%, 65%, यहाँ 75%, यहाँ अगेन 52% और देन अगेन 26%। इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी आपकी एक्सटीरियर फ्रेम में भी होगी, ठीक है ना, एक्सटीरियर फ्रेम में भी आपकी इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इट शुड रिमेंबर, क्लियर, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज M exterior negative, M exterior positive, M exterior, M interior negative, M interior negative, M interior positive, ओके। और यहाँ पे 26%, फिर यहाँ पे 52%, और यहाँ पे जो होगी वो 70%, यहाँ पे 65, यहाँ पे 35। अब इसके बाद हम इसको लैटरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये तो था इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हम जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्हीं मूवमेंट्स को, फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लैटरल डायरेक्शन में, ओके। यानी कि लेट से अगर 26% आपने x का ले लिया, 26% आपने M0 की जो वैल्यू x आई है उसका ले लिया, वो आता है y, तो इस y का कितना परसेंट यहाँ इस फेस पे जो स्लैब है इसमें एब्जॉर्ब होगा, और बाकी रेस्ट ऑफ द मूवमेंट इस मिडल स्ट्रिप में कितनी ट्रांसफर होगी और उस मिडल स्ट्रिप में कितनी ट्रांसफर होगी। तो ऐसे एक कोड ये एक्सप्लेन करता है कि 100 to 100% मूवमेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, मीन दैट 100% विल बी एब्जॉर्ब एट दिस लोकेशन, while 0% will go to this side and 0% will go to this side। ये आप याद रखिए, ये एक्सटीरियर पे इस तरह है, बिल्कुल जो आपका एक्सटीरियर ये कॉलम है और ये जो पोर्शन है इसमें 0 0, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना आपका पॉजिटिव रीजन स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही कोएफिशिएंट कहता है, जो डीडीएम मेथड है वो कहता है कि आप यहाँ पे यानी कि जो पॉजिटिव रीजन है कॉलम स्ट्रिप में कितना मूवमेंट एब्जॉर्ब होगा। तो कॉलम स्ट्रिप में ऐसे कोड कहता है कि राउंड अबाउट आपका 60%, जो 60% होगा, यानी आपने
52% तो x का ले लिया, यानी जो m0 था उसका आपने 52%, यानी उसकी जो भी वैल्यू आता है, लेट से उसकी वैल्यू आता है z। क्लियर? तो वो z जो यहाँ पे है, जो मूवमेंट है z, उसका अब 60% मूवमेंट क्या होगा, 60% मूवमेंट यहां पे रह जाएगा, ठीक है। बाकी 40% जो है वो आधा यहां पे आएगा और आधा, यानी कि यहां पे जो आएगा वो 20% ऑफ दैट जेड जो आपका आया है उसका 20% यहां पे और 20% यहां पे। ये बात आप याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप जेड क्लियर। और उसी तरह यहां पे जो नेगेटिव रीजन है इस कॉलम का, जो ये वाला साइड है, ये वाला जो फेस है, याद रखिए ये जो नेगेटिव मूवमेंट होगा यहाँ पे जो एब्जॉर्ब होगी 75% यहाँ पे आए होगी, और बाकी रेस्ट ऑफ 25% आधा यहाँ पे आएगा, आधा यानी कि यहाँ पे 12.5%, ठीक है ना। 12.5% यहाँ पे होगी और 12.5% फिर यहाँ पे होगी, और यहाँ पे 75% एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। इसी तरह जो उस वाली साइड वो वाली तरफ है, तो 75% यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी 75%, और रेस्ट ऑफ 12.5 यहाँ, 12.5 यहाँ पॉजिटिव में 60% यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, 20% यहाँ, 20% यहाँ पर भी 75% यहाँ 75 to 12.5%, 12.5 उस वाली साइड के लिए यही तरीक़ेकार पे रिपीट होगा। ये तो है इंटीरियर फ्रेम की बात। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो 26% आपने यहाँ पे ले लिया, आपने 26% लिया, लेट्स से उसकी वैल्यू जो आती है y1 आती है, तो इस y1 का 100% यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, जबकि 0% कॉलम स्ट्रिप में, यानी कि आप ये यहाँ देखें, यहाँ पे 0%, यहाँ पे 100%। ये लेटर डिस्ट्रीब्यूशन है, रिमेंबर रखिए ये लेटर डिस्ट्रीब्यूशन है। पर ये आपका देखिए, ये आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आपने जाहिर है कि ये इसको मैं लिख लेता हूँ y1, ठीक है, ये भी y1 0%। अब यहाँ पे आपने 52% लिया है ना, 52% आपने m0 का लिया है, लेट्स से उसकी जो वैल्यू आती है वो y2 है, तो इस y2 का कितना परसेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। ACI कोड ये कहता है कि इसका 60% जो होगा y2 का वो यहाँ पे रह जाएगा। बाकी देखिए अब इंटीरियर और एक्सटीरियर में फर्क यहाँ पर है कि इसमें वो वाली साइड नहीं है, तो इसलिए टोटल 40%, उसमें 20% एक साइड, 20% दूसरी साइड, क्योंकि यहाँ पे मिडिल स्टेप एक ही है, तो इस वजह से टोटल 40% यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे 75%, देखिए यहाँ पे आपने 70% लिया है ना, 70% आपने m0 का लिया है, उसका जो भी वैल्यू आता है लेट्स से y3, तो उस y3 का आपने फर्दर 75% लेना है जो कि यहाँ पे मूवमेंट होगी, और बाकी 25% यहाँ पे आएगी। ये तरीक़ाकार है। बाकी यही चीज़ें रिपीट होती हैं, उस साइड के लिए भी 75%, उस साइड पे 25%, फिर इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। यहाँ पे फिर 40%, ये दो चीज़ें यहाँ पे रिपीट होगी, फिर यहाँ पर भी 75%, 40% उस साइड पर दोबारा ये कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। फिर याद रखिए इसके साथ आपने ज्वाइन करना है जो आपका दूसरा पैनल है, इंटीरियर पैनल है, उसको आपने इवेंचुअली एंड फाइनली आपने उसको ज्वाइन करना है उससे, ठीक है। तो उसमें एक कॉलम स्ट्रिप है, ठीक है, एक कॉलम स्ट्रिप है, और इस तरह दोनों को फिर लास्ट में आपने कंबाइन करना है जब आप फाइनल एनालिसिस करेंगे। तो देखिए ये जो मिडिल स्ट्रिप है ये, और इसका जो मिडिल स्ट्रिप हाफ है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। यहाँ पर भी कुछ मूवमेंट आएगी, इस तरह मूवमेंट आएगी ना, इधर भी उसका 12.5%, 20% आता है। यहाँ जो कॉलम था, यहाँ जो कॉलम है, यहाँ पे जो कॉलम, नो यहाँ पे कॉलम नहीं है, सॉरी यहाँ कॉलम नहीं है, ओके। यहाँ पे जो कॉलम है, यहाँ पे कॉलम था, यहाँ पे कॉलम है, और यहाँ पे कॉलम है, यानी ये जो आपका इंटीरियर फ्रेम था, अब आपने एक्सटीरियर से दोनों को आपने कंबाइन किया। तो याद रखिए यहाँ पे मूवमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे जो मूवमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसका 20% जाहिर है वो यहाँ पर है, 60% यहाँ है, 75% यहाँ है, 12.5 यहाँ है, 12.
तो वो जो 12.5 20% जो आपने लिया और 40% जो आपने, इन दोनों को फिर जाहिर है आपने कंबाइन करना है, क्योंकि वो कंबाइन मूवमेंट वहां पे ट्रांसफर हो रही है। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म, दिस इज द होल प्रोसीजर। याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ EW डायरेक्शन में आपकी दो फ्रेम्स जो है वो एनालाइज होंगे। फाइनली यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द मूवमेंट्स एंड देन यू हैव टू डिजाइन द रीइंफोर्समेंट। फिर आपने जाहिर है इसको ट्रांसवर्सली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन इस डायरेक्शन में। यही तरीक़ाकार है, आपने एक्सटीरियर फ्रेम और इंटीरियर फ्रेम लेना है, उसकी मूवमेंट फाइंड आउट करनी है और फिर आपने उसको कंबाइन करना है, देन वी हैव टू डिजाइन। ओके, आप एग्जांपल में इंशाल्लाह इसको समझ आएंगे। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं वो कोएफिशिएंट्स जरा दिखा दूँ। ये वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए 26%। ओके, यहाँ पे आपकी जो वो होगी तो वो देखिए, मैंने इसको एम इंटीरियर पॉजिटिव, ये एम इंटीरियर पॉजिटिव नहीं है, ये एम एक्सटीरियर है। सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ये एम एक्सटीरियर पॉजिटिव है, ये एम इंटीरियर यस एम एक्सटीरियर नेगेटिव, दिस वन इज यस दिस इज एम एक्सटीरियर पॉजिटिव एंड दिस इज एम इंटीरियर नेगेटिव। और यहाँ पे जो होगी मूवमेंट कितनी एब्जॉर्ब होगी, तो यहाँ पे 52%, 70%, 65, 35। फिर आपने उसको ट्रांसवर्सली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर आपकी ये आप देखें, ये सारे के सारे ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 100 यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा 0 फिर 60 यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा 20 ट्रांसफर होगा। फिर कॉलम के उस वाली फेज पे 75 एब्जॉर्ब होगा 12.5 इस तरह। फिर जाहिर है 75 12.5 12.5 60% 20 आउट अगेन। फिर जाहिर है वो एक्सटीरियर फ्रेम आपने उसके साथ ज्वाइन करना है, और उनके जो परसेंटेजेस यानी कि ये जो कंबाइन होती है, ये मिडल स्टेप इसका हाफ और वो जो मिडल स्टेप वो दोनों कंबाइन होके एक मिडल स्टेप बनाता है, ठीक है। एंड दिस इज द होल प्रोसीजर and this is the whole concept behind the DDM method. This is a theoretical portion, okay? और जो लेक्चर में है वो तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। यही कोएफिशिएंट से आप देख सकते हैं 26%, 70%। फिर उसको लैटरल डिस्ट्रीब्यूट करना। ये एक्सटीरियर पैनल है, देखिए ये एक्सटीरियर पैनल है और ये देखिए अपने कोएफिशिएंट्स, और यहाँ पे ये वो मूवमेंट है, ठीक है। और फिर उन्होंने इंटीरियर के लिए यस ये दोनों कंबाइन किए हैं, ठीक है ना। और ये जो कोएफिशिएंट्स है बेसिकली लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है आपने वो मैक्सिमम स्पेसिंग और मैंने उसके बाद आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट करनी है कि किस तरह हम देखिए आम जो कोएफिशिएंट टू वे स्लैब सिस्टम है इसमें उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा जब हम डिज़ाइन करेंगे कि इसमें और शार्ट बार और मेन बार किस तरह रखते हैं। ज़ाहिर है उसमें जो मेन बार रखते हैं वो शॉर्ट डायरेक्शन में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन बार होती है वो लॉन्गर डायरेक्शन होती है। क्यों होती है वो रीजन में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और इसमें वही स्प्लाइसिंग है, कंटिन्यूटी ऑफ बार्स का मतलब ये है कि कॉलम की जो सेंटर लाइंस है, ठीक है ना, कॉलम के कोर में से आपने 2 बार कंटिन्यूसली जो है वो गुजारने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे प्रोविजन है 13.3.8.5। 2 बार मिनिमम 2 बार्स को कॉलम के कोर में से कंटिन्यूसली आपने प्रोवाइड करनी है। यू हैव टू प्रोवाइड इट, ओके। फिर बार कटअप से वही L/3 और L/4 का वो, दिस इज द ओल्ड स्टोरी। and torsion reinforcement, I have already recorded lectures on it, okay, and you can watch those lectures on my channel, okay. What is torsion reinforcement and why we provide it, okay. And then summary is same thing. You have to decide the sizes, you have to find out loads, and then you have to find out your M naught, then you have to distribute those movements longitudinally, then transversely, then you have to the remaining movements goes to the middle step, yeah, design and apply reinforcement requirements, okay, maximum way, and then we have to design this slab system. So see you in next lecture, that is lecture number 5, और inshallah उसमें हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। So thank you for watching, see, okay, thank you.